हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 14 सितंबर और आज हम लोग पूरे 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे। फिर अंत में कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवालों को वन लाइनर के तौर पर भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो हाल ही में देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश बना है, जो कि उल्लास कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य 99.30% साक्षरता दर हासिल करने के बाद इसे पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। जबकि इसके लिए जरूरी कितना है साक्षरता दर, तो 95%। और देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना था मिजोरम का साक्षरता दर है 98.2% और दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना था गोवा का साक्षरता दर है 99.7%। तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना था त्रिपुरा का साक्षरता दर है 95.6% और देश का पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है, पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। तो पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 साल 2025 में यह पुरुष हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण था, जिसका आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर तक किया गया है और इसका आयोजन बिहार के राजगीर में किया गया था। इसमें 8 टीमों ने भाग लिया है। ये 8 टीमें हैं भारत, चाइना, जापान, चीनी ताइपे, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, ओमान और बांग्लादेश और इसका शुभंकर था चांद। और पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की विजेता रही है भारतीय टीम और भारतीय टीम के कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह और उप विजेता रही है दक्षिण कोरिया की टीम। भारत ने चौथी बार एशिया कप का खिताब जीता है भारतीय हॉकी टीम ने। इससे पहले साल 2003, 2007 और 2017 में भी भारतीय हॉकी टीम ने यह खिताब जीता था। अगला सवाल है, अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलोर। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस, इसका आयोजन 8 से 9 सितंबर तक किया गया था और इसका आयोजन कर्नाटका के बेंगलोर में किया गया था और इसका आयोजन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा इसरो, साथ ही इन स्पेस और इसके साथ ही न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। और इसकी अतिथि देश कौन सी थी? तो डेनमार्क इसमें अतिथि देश के तौर पर शामिल हुई थी। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार राज्य शिक्षक पुरस्कार 2025 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 71। तो हाल ही में बिहार राज्य शिक्षक पुरस्कार 2025 से राज्य के 71 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है और इस दौरान बिहार के लिए अन्य घोषणाएं भी की गई। ये कौन सी हैं? तो राज्य के 38 जिलों में एक सरकारी विद्यालय मॉडल स्कूल के रूप में स्थापित किए जाने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर भी एक सरकारी स्कूल को मॉडल स्कूल बनाए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा मध्य विद्यालय में हर कक्षा में कंप्यूटर लगाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा दिव्यांग बच्चों के लिए 7000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने की घोषणा की गई है और साथ ही राज्य के 38 जिलों के 101 अनुमंडलों और साथ ही 534 प्रखंडों में कुल 673 मॉडल स्कूल बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात करें तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश के 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, यूएस ओपन या फिर अमेरिकन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्यना सबालेंका। तो यूएस ओपन या फिर इसे अमेरिकन ओपन भी कहा जाता है। तो यूएस ओपन 2025 इसमें महिला एकल की विजेता रही हैं आर्यना सबालेंका, जो कि बेलारूस की हैं।
इसके अलावा उप विजेता रही हैं अमेरिका की अमांडा अनीसिमोवा। अरेना सबालेंका लगातार दूसरी बार यूएस ओपन का खिताब जीता है इन्होंने, और साथ ही 11 सालों में लगातार दूसरी बार यूएस ओपन का खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। इससे पहले साल 2014 में अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने लगातार 2 बार यूएस ओपन का खिताब जीता था। इसके अलावा यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल के विजेता रहे हैं स्पेन के कार्लोस अल्कराज, जबकि उप विजेता रहे हैं इटली के यानिक सिनेर, और 6 बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं कार्लोस अल्कराज। तो यूएस ओपन या फिर अमेरिकन ओपन, तो दरअसल यह टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन अगस्त सितंबर में किया जाता है, यानी कि अगस्त के लास्ट वीक से लेकर सितंबर के पहले वीक तक। और इसकी शुरुआत साल 1881 में की गई थी और यह हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में पूरे तरीके से सिरेमिक कचरे से बना अनोखी दुनिया नामक विश्व के पहले पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में पूरे तरीके से सिरेमिक कचरे से निर्मित किया गया पार्क उत्तर प्रदेश में बनाया गया है और इसे नाम दिया गया है अनोखी दुनिया, जो कि सितंबर लास्ट में इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। और यह 2 एकड़ भूमि क्षेत्र में फैला है। साथ ही 80 टन सिरेमिक कचरे का उपयोग करके इसे निर्मित किया गया है। अब सिरेमिक कचरा होता क्या है? तो दरअसल यह ऐसी बेकार या फिर अनुपयोगी सामग्री होते हैं जो कि निर्माण या फिर घरेलू उद्योग से निकलते हैं, यानी कि निर्माण कार्यों के दौरान निकलते हैं, जैसे कि टाइल्स, कप, प्लेट इत्यादि इनमें शामिल हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा कैंसर के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रसिया। तो हाल ही में रसिया द्वारा कैंसर के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित की गई है और इस वैक्सीन का नाम है एंट्रोमिक्स। खास तौर पे यह कोलन कैंसर यानी कि बड़ी आंत के कैंसर के इलाज के लिए विकसित की गई है। इसके बाद ग्लियोब्लास्टोमा यानी कि मस्तिष्क के कैंसर और उसके बाद आंखों के मेलानोमा कैंसर पे भी काम जारी है। यह mRNA बेस्ड कैंसर वैक्सीन है। दरअसल हाल ही में एंट्रोमैक्स वैक्सीन ने प्री क्लिनिकल ट्रायल में सफलता हासिल की है और इस शोध के बाद 60 से 80% तक ट्यूमर की आकार में कमी देखी गई है। साथ ही ट्यूमर की वृद्धि भी धीमी हो गई है और इसे रसिया की FMBA, NMRRC साथ ही EIMB संस्थाओं द्वारा विकसित किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में रॉयल भूटान मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगीर। तो रॉयल भूटान मंदिर हाल ही में इसका उद्घाटन बिहार के राजगीर में किया गया है, जिसे कि भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग टोब्गे द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। भूटानी वास्तुकला में इसे निर्मित किया गया है। साथ ही यह 7 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा भी यहाँ स्थापित की गई है। भारत में भूटान से जुड़ा यह दूसरा धार्मिक स्थल होगा। भूटान और भारत के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और कूटनीतिक मित्रता के प्रतीक के तौर पर इसे स्थापित किया गया है। अगला सवाल है, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। तो भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी असम के नुमालीगढ़ में स्थापित की गई है, जो कि इसे नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना। दरअसल 9 फरवरी साल 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी, जबकि साल 2024 में इस रिफाइनरी का परीक्षण सफल रहा। इसके अलावा साल 2025 में हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो प्रतिवर्ष 50,000 टन एथेनॉल, 16,000 टन फूड फूलर, साथ ही 11,000 टन एसिटिक एसिड और 31,000 टन खाद्य ग्रेड CO2 इनमें शामिल है। इसके अलावा इस परियोजना पे कितनी लागत आई है? तो 4,000 करोड़ रुपए। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो स्थानीय किसानों को आय का नया स्रोत प्रदान करता है यह, साथ ही लगभग 10,000 स्थानीय परिवार इससे लाभान्वित होंगे। अगला सवाल है, जनरेशन Z प्रोटेस्ट किस देश से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल।
तो दरअसल हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा देश में कुछ प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों समेत 26 सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इनमें कुछ प्रमुख हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि इनमें शामिल हैं। इसके बाद देश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जो कि देश के जनरेशन जेड द्वारा जेन जेड प्रोटेस्ट के नाम से प्रदर्शन किया गया। अब जेन जेड या फिर जनरेशन जेड है क्या? तो दरअसल यह साल 1997 से लेकर साल 2012 के बीच जन्मे लोग हैं। साल 2025 में इनकी आयु है 13 से 28 वर्ष। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 2 अरब से ज्यादा आबादी है जेन जेड की। इसके अलावा वैश्विक स्तर पे भारत में सबसे ज्यादा जनरेशन जेड की आबादी है वर्तमान में। और यह ऐसी पीढ़ी है जो कि पूरी तरीके से इंटरनेट, सोशल मीडिया साथ ही डिजिटल टेक्नोलॉजी के बीच बड़ी हुई है। अब इसके अलावा अन्य जनरेशन कौन से हैं इसे देखेंगे तो पहला है साइलेंट जनरेशन, जो कि साल 1928 से 1945 के बीच जन्मे लोग इनमें शामिल हैं। इसके अलावा दूसरा है बेबी बूमर्स, उसमें साल 1946 से 1964 तक जन्मे लोग हैं। इसके अलावा है जनरेशन एक्स, इसमें साल 1965 से लेकर 1980 तक जन्म लेने वाले लोग हैं। अगला है जनरेशन वाई, इसमें साल 1981 से लेकर 1996 तक जन्म लेने वाले लोग हैं। और अगला है जनरेशन जेड, जिसे कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ये है 1997 से 2012 तक के। और अगला है अल्फा, जो कि साल 2013 से 2025 तक के हैं, जो कि पूरी तरीके से एआई और स्मार्ट डिवाइस के साथ जन्म लेने वाली पीढ़ी है। अगला सवाल है, हाल ही में नशा मुक्त भारत और नमो युवा रन अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिलिंद सोमन। तो हाल ही में नशा मुक्त भारत और साथ ही नमो युवा रन अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर मिलिंद सोमन नियुक्त किए गए हैं। दरअसल इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है फिटनेस को बढ़ावा देना, साथ ही युवाओं में नशा मुक्त जीवन शैली के प्रति जागरूकता फैलाना। प्रधानमंत्री के 75वें जन्म दिवस, जो कि 17 सितंबर को है, के मौके पर इसका आयोजन 21 सितंबर को किया जाएगा, जो कि देश के 75 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा और लगभग 10 लाख प्रतिभागी इनमें शामिल होंगे। अगला सवाल है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीपी राधाकृष्णन। तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर हाल ही में सीपी राधाकृष्णन निर्वाचित किए गए हैं, जो कि इन्होंने चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी को हराया है। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 भारत में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला सवाल है, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है श्रीलंका। तो आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 इसका आयोजन 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर तक किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से। इसमें टीमें भाग लेंगी 8। ये 8 टीमें कौन सी हैं? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इसके अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान। और हाल ही में आईसीसी द्वारा महिला वनडे विश्व कप 2025 और साथ ही महिला टी20 विश्व कप, जो कि साल 2026 में आयोजित किया जाएगा, इसे लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से यूनिलीवर और गूगल के साथ साझेदारी की गई है। अगला सवाल है, 27वें सरस आजीविका मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। तो 27वां सरस आजीविका मेला, इसका आयोजन 5 सितंबर से किया जा रहा है, जो कि 22 सितंबर 2025 तक चलेगा। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। इसमें 400 से ज्यादा ऐसी ग्रामीण महिलाएं जो कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, इनकी भागीदारी है, जो कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से है। इसका विषय या फिर थीम है ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाना और साथ ही वोकल फॉर लोकल अभियान को प्रोत्साहित करना। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के अंतर्गत इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण महिला उद्यमियों को एक मजबूत बाजार प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, ताकि ये लोग अपने उत्पादों को बेच और प्रदर्शित कर सके, जैसे कि इनमें शामिल है हस्तशिल्प,
हैंडलूम, खाद्य सामग्री इत्यादि इनमें शामिल हैं। अगला सवाल है 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय निर्देशक को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुपर्णा रॉय। तो 82वां वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसमें भारतीय फिल्म निर्देशक अनुपर्णा रॉय को ओरिजोंडी सेक्शन में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि इन्हें इनके फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है CFA नेशंस कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्य पदक। तो CFA नेशंस कप 2025, इसका आयोजन 29 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक किया गया है। इसका आयोजन सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? तो तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। इसमें 8 टीमों ने भाग लिया। दरअसल इसमें 6 टीमें हैं, इसके अलावा 2 अतिथि टीमों के तौर पर इसमें शामिल हुई थी। ये 8 टीमें अब कौन सी हैं? तो ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान और 2 अतिथि टीमें भारत और ओमान, जो कि मलेशिया की जगह शामिल की गई थी। और भारत की इसमें पहली बार भागीदारी रही है। और उप विजेता रही है CFA नेशंस कप 2025 के लिए उज्बेकिस्तान की टीम, यानी कि उज्बेकिस्तान ने स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा उप विजेता रही है ईरान की टीम, यानी कि इसने रजत पदक जीता है। इसके अलावा भारत ने ओमान को हराकर कांस्य पदक जीता है, जो कि भारत के लिए पहला CFA पदक भी है। अगला सवाल है हाल ही में संहिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। तो संहिता सम्मेलन 2025 साउथ एशियन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड मैथमेटिक्स, इसका आयोजन 4 सितंबर को किया गया था। कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में। इसका मुख्य उद्देश्य था दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और साथ ही गणितीय योगदान को डिजिटल रूप में संरक्षित और वैश्विक शोध के लिए उपलब्ध कराना। अगला सवाल था हाल ही में भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, असम। तो हाल ही में भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल असम में लॉन्च किया गया है। इसे नाम दिया गया है वल्चर नेटवर्क। वी फाउंडेशन इंडिया द्वारा गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग के सहयोग से इसे शुरू किया गया है। अब वल्चर नेटवर्क तो दरअसल यह क्लाउड आधारित जागरूकता मंच है। इसका मुख्य उद्देश्य है गिद्ध प्रजातियों और साथ ही उनके संरक्षण की वैज्ञानिक जानकारियां एकत्रित करना। अगला सवाल है भारत के पहले सूर्योदय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का पहला सूर्योदय महोत्सव, इसका आयोजन 29 दिसंबर 2025 से लेकर 2 जनवरी 2026 तक किया जाएगा, जो कि 5 दिवसीय सूर्योदय महोत्सव है। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में और साथ ही तवांग के डोंग गांव में, जो कि भारत का सबसे पूर्वी स्थान है जहां पे सूर्योदय सबसे पहले दिखता है भारत में। अगला सवाल है हाल ही में खबरों में रही हिल्सा मछली किस देश की राष्ट्रीय मछली है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। तो हिल्सा मछली एशियाई देश बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। दरअसल हाल ही में यह खबरों में रही है। अब क्यों? तो दरअसल बांग्लादेश ने हिल्सा मछली के निर्यात को भारतीय बाजार के लिए कम कर दिया है, लगभग आधा, और साथ ही निर्यात की न्यूनतम कीमत भी निर्धारित कर दी गई है। अब ऐसा क्यों? तो दरअसल बांग्लादेश ने अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के उद्देश्य से निर्यात में कमी की है, खासतौर पे भारत के लिए। थोड़े आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान में बांग्लादेश द्वारा भारत को हिल्सा मछली का निर्यात 1200 टन करने के लिए स्वीकृति दी गई है। साथ ही न्यूनतम कीमत भी निर्धारित कर दी गई है। ये कीमत है 1100 प्रति किलोग्राम। अब हिल्सा मछली तो दरअसल यह इलीश वंश की मछली है, खास तौर पे बंगाल की खाड़ी, नदी मुहाने और साथ ही उपनदी क्षेत्रों में यह पाई जाती है। अब कुछ अन्य सवाल जिसे कि हम वन लाइनर के तौर पर देखेंगे। तो पहला है हाल ही में प्रोफेसर वी के गोकक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है?
तो आनंदवी पाटिल को। अगला है हाल ही में लॉन्च मदर मैरी कम्स टू मी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अरुंधति रॉय के द्वारा। अगला है हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विशिष्ट परिस्थितियों में यूपीआई से जुड़े ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 15 लाख रुपए। अगला है हाल ही में अनुतिन चांडविराकुल किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो थाईलैंड के, जो कि थाईलैंड के 32वें प्रधानमंत्री होंगे। अगला है हाल ही में अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो नई दिल्ली में। अगला है हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सुनीप सिक्का। साथ ही उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं विशाल कपूर। अगला है हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु के तूतीकोरिन में। अगला सवाल है हाल ही में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो आईसीआईसीआई बैंक। अगला है 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ओडिशा के भुवनेश्वर में। कब किया जाएगा? तो 11 से 15 अक्टूबर 2025 तक। अगला है हाल ही में मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो गुयाना के। अगला है 28वां यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। अगला है हाल में किस राज्य सरकार द्वारा अंतरिक्ष शहर और साथ ही 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। अगला है हाल ही में सेबेस्टियन लेकार्नो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो फ्रांस के। अगला सवाल है हाल ही में ज़ेपेट 2025 अभ्यास की शुरुआत कहाँ की गई है? तो बेलारूस में। अगला सवाल है सशस्त्र बल द्वारा संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। अगला है हाल ही में किस देश द्वारा लंबी दूरी की पहली क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया गया है? तो यूक्रेन द्वारा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में 74वीं इंटर सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ी कौन है? तो हो जाएगा शिवम लोहकरे।